हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर रहे हैं, पीवाईक्यूज कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के जो पीवाईक्यू हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हमारा इंटरनेशनल पीवाईक्यू का पार्ट 13 वीडियो है। तो आइए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इज आल्सो टर्म्ड एज, तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को और किस रूप में कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उसका और क्या नाम है। तो उसको डेवलपमेंटल डिप्लोमेसी के रूप में भी जाना जाता है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को। तो इकोनॉमिक जो डिप्लोमेसी है उसको डेवलपमेंटल डिप्लोमेसी कहा जाता है। डेवलपमेंटल डिप्लोमेसी इसलिए कहा जाता है कि इसमें यूज किया जाता है कंट्री के इकोनॉमिक रिसोर्सेज और पॉलिसीज को अचीव करने के लिए, अपने जो फॉरेन पॉलिसी गोल होते हैं किसी भी कंट्री के, ठीक ना। तो इस प्रकार की जो डिप्लोमेसी होती है वो फोकस करती है प्रमोशन ऑफ ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में फोकस करती है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन करने की कोशिश करती है अदर कंट्रीज के साथ, ताकि जो उसकी पोजीशन है वो स्ट्रेंथन हो सके इंटरनेशनल रिलेशनशिप, है ना, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी उस कंट्री की हो सके। तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी कहा जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स का कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है, इनमें से आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताना है, आइडेंटिफाई करना है। तो पहला देखते हैं क्या करेक्टरिस्टिक है कि नहीं। नॉन अलाइनमेंट स्टैंड फॉर प्लुरलिटी एंड डेमोक्रेटिक इक्वलिटी एमंग कम्युनिटी ऑफ नेशंस। तो जो नेशंस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स को ज्वाइन करते हैं उनकी जो प्लुरलिटी है और डेमोक्रेटिक इक्वलिटी है उनके बीच, उसको मान्यता मिलती है। तो ये करेक्ट है, ठीक ना। ये करेक्टरिस्टिक दिखाता है नॉन अलाइनमेंट का, ठीक है। It opposes all form of racialism and discrimination, and it champions the cause of fundamental freedoms. Economic and social justice is a motto of non-alignment. तो ये क्या अपोज करता है, रेसिलिज्म को, और डिस्क्रिमिनेशन जो होता है कंट्रीज के बीच उसको भी ये अपोज करता है, ठीक ना। साथ ही साथ ये फंडामेंटल जो फ्रीडम है उसको इंपॉर्टेंस देते हैं नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट्स के कंट्रीज हैं, ठीक ना। साथ ही साथ इसका जो मोटो है वो क्या है, इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस जो नॉन अलाइनमेंट मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच। तो ये भी आपका जो तो करेक्टरिस्टिक है नॉन अलाइनमेंट का, ये भी करेक्ट है, ठीक ना, एक करेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नॉन अलाइनमेंट रेस्ट ऑन द प्रिजम्पशंस दैट द नेशनल सिक्योरिटी इज लिंक विद द नेशनल स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिविजुअल नेशंस। तो इंडिविजुअल नेशंस के नेशनल स्ट्रेंथ की बात नॉन अलाइनमेंट में नहीं की गई है, ठीक ना, कि जो नेशनल सिक्योरिटी होगी वो नेशनल स्ट्रेंथ के जो इंडिविजुअल नेशन है उन पर निर्भर करेगी, तो इसकी बात नहीं की गई। यही आपका करेक्टरिस्टिक ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑप्शन था वो क्या है, नॉन अलाइनमेंट असर्ट दैट द इंटरनेशनल पीस इज alienable prerequisite for attainment national aspiration and for exercise of sovereign independence। तो क्या इंटरनेशनल पीस को महत्व देता है नॉन अलाइनमेंट? बिल्कुल, नॉन अलाइनमेंट जो तो इंटरनेशनल पीस को महत्व देता है, और उसका यह भी मानना है कि जो नेशनल एस्पिरेशंस हैं उसको अचीव करने के लिए हमें इंटरनेशनल पीस की आवश्यकता होगी, और तभी जो तो जो कंट्रीज हैं वो अपनी सोवरेंटी को एक्सरसाइज कर सकेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका जो नॉट करेक्टरिस्टिक पूछा था वो आपका क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन। इन 1961 में नेहरू, नासेर और टीटू जो है उन्होंने 5 एसेंशियल जो तो प्रिंसिपल्स अपनाए थे नॉन अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी के। तो नॉन अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी देख लेते हैं क्या क्या प्रिंसिपल्स है। पहला है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होगी जो नॉन अलाइनमेंट मेंबर कंट्रीज होंगे, बेस्ड ऑन द नॉन अलाइनमेंट एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस, यानी पीसफुल को एग्जिस्टेंस पर आधारित होगी, ठीक ना। दूसरा जो प्रिंसिपल अपनाया था, अपोजिशन टू कॉलोनिज्म एंड सपोर्ट टू लिबरेशन मूवमेंट, लिबरेशन मूवमेंट्स को सपोर्ट करना था, ठीक ना, और कॉलोनिज्म जो हुआ है साम्राज्यवाद है उसका विरोध करना था, ठीक ना। फिर है उपनिवेशवाद का विरोध करना था, और लिबरेशन यानी स्वतंत्रता की जो आज देश हैं कंट्रीज हैं उनके आज़ादी के लिए मूवमेंट चलाना, ये एक जो तो इनका उद्देश्य था। तो ये बी नंबर भी पॉलिसी है उनकी, ठीक ना। फिर नॉन मेंबरशिप ऑफ एनी मिलिट्री अलायंस और ब्लॉक, तो कोई भी मिलिट्री अलायंस है या ब्लॉक है तो उसका मेंबरशिप नहीं बनना है, ये प्रिंसिपल अपनाया गया था, ठीक ना। और चौथा क्या प्रिंसिपल अपनाया गया था, अब्सेंस ऑफ बायलेटरल मिलिट्री बेस एंड बेसिस ऑन द टेरिटरी ऑफ द स्टेट, यानी किसी भी जो टेरिटरी होगी उसमें बायलेटरल मिलिट्री बेसिस
जो है तो ऑप्शन रहेगा उसको इस्टेब्लिश नहीं किया जाएगा। और क्या रहेगा ऑप्शन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन मिलिट्री बेस ऑन द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। तो कोई भी जो स्टेट है उसकी टेरिटरी में कोई फॉरेन मिलिट्री बेस भी नहीं इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ये 5 प्रिंसिपल्स अपनाए गए थे 1961 में नॉन अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी के, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट टेक्निक टू एक्सरसाइज नेशनल पावर। तो नेशनल पावर को एक्सरसाइज करने की इनमें से कौन सी टेक्निक नहीं है। डिप्लोमेसी का प्रयोग किया जाता है नेशनल पावर को एक्सरसाइज करने के लिए, ट्रू है। इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक जो पॉलिसीज होती हैं किसी भी कंट्री के वो भी नेशनल पावर को दिखाने के लिए मतलब इकोनॉमी जो होती है किसी कंट्री की वो भी उसकी नेशनल पावर या नेशनल स्ट्रेंथ को दिखाती है, तो ये भी सही है। यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, ये भी आपका मिलिट्री फोर्स भी हार्ड पावर में आता है जिसका यूज किया जाता है नेशनल पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए। टू ज्वाइन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना यानी कि नेशनल पावर को प्रोजेक्ट करना नहीं होता बल्कि कोऑपरेट करना होता है दूसरी कंट्री के साथ, तो ये कोऑपरेशंस को दिखाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका डी नंबर जो है तो ये टेक्निक है, ये टेक्निक नहीं है नेशनल पावर को एक्सरसाइज करने की, बाकी तीनों टेक्निक आपकी नेशनल पावर को एक्सरसाइज करने की है। तो ज्वाइंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस क्या दिखाता है, कोऑपरेशन एंड स्टेबिलिटी एंड पीस इन वर्ल्ड ऑर्डर को दिखाता है किसी भी कंट्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 2 लिस्ट दी हुई है, एक लिस्ट में आपको बुक दिया हुआ है, जो सेकंड लिस्ट है उसमें उसके ऑथर्स दिए हैं, आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। पहला क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी द थ्री ट्रेडिशंस, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो मार्टिन राइट के द्वारा लिखी गई है, ठीक ना। फिर द नॉर्थ साउथ डिवाइड एंड इंटरनेशनल सिस्टम, ये बुक लिखी गई है एन.बी. एडम्स के द्वारा। ह्यूमन सिक्योरिटी जो बुक लिखी गई है ये टेड बेक्स सकबोनन एंड अनुराधा चेनोय के द्वारा लिखी गई है, ठीक ना। इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन जो बुक लिखी गई है ये गेहर्ड वेहरल्स के द्वारा लिखी गई है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए नंबर आपका ऑप्शन होगा, तो ठीक ना। ए का 4, बी का 3rd, सी का 2nd और डी का 1st होगा, ठीक, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या है आपका ए नंबर ऑप्शंस। इंटरनेशनल थ्योरी, इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी थ्री ट्रेडिशन मार्टिन वाइट के द्वारा लिखी गई है। द नॉर्थ साउथ डिवाइड एंड इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो एन.बी. एडम्स के द्वारा लिखी गई है। ह्यूमन सिक्योरिटी जो लिखी गई है टेड बेक्स शकबेनन एंड अनुराधा चेनॉय के द्वारा लिखी गई है। इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन जो बुक लिखी है गेहर्ड वेहरल्स के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिगार्डेड एज द करेंसी ऑफ पावर। इनमें से कौन से जो हो तो ऑप्शंस आपको करेंसी ऑफ पावर की बात करता है, यानी करेंसी ऑफ पावर के रूप में दिखाई देता है। तो जो न्यूक्लियर वीपन होता है किसी भी कंट्री का वो करेंसी ऑफ पावर के रूप में देखा जाता है, ठीक ना। तो न्यूक्लियर जो वीपन्स होते हैं उसको वो जो हो तो इनहेंस करते हैं जो मिलिट्री स्ट्रेंथ होती है किसी भी कंट्री की, तो ठीक। तो मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या है, एक पावर ऑफ जो है तो करेंसी के रूप में दिखाई देती है, इसको करेंसी पावर ऑफ करेंसी के रूप में माना जाता है न्यूक्लियर वेपन को, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है who was of opinion that the end of cold war was represented the victory of ideal state and liberal capitalism। तो इनमें से कौन से थिंकर्स हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जिनका ओपिनियन है कि जो कोल्ड वार का एंड है वो रिप्रेजेंट करता है विक्ट्री ऑफ आइडियल स्टेट, जो आइडियलिस्ट कंट्री हैं उनके जो तो विक्ट्री को दिखाता है, ठीक ना, एंड ऑफ कोल्ड वार, और लिबरल कैपिटलिज्म की विक्ट्री को दिखाता है। तो ये फ्रांसिस फुकुआमा का मानना था जिन्होंने एंड ऑफ द हिस्ट्री बुक लिखा है एंड लास्ट मैन जो बुक लिखा है उसमें ये अपना ओपिनियन देते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, ठीक ना, आपको इनको करेक्ट बताने हैं कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला क्या है, द कन्वीनिंग ऑफ बंडंग कॉन्फ्रेंस 1955 वाज सजेस्टेड बाय श्रीलंका। तो जो बंडंग कॉन्फ्रेंस हुआ था 1955 में इसको श्रीलंका के द्वारा सजेस्ट किया गया था, सुझाव दिया गया था ऑर्गेनाइज करने का, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। द इमीडिएट प्रोवोकेशंस टू कन्वेन this conference was conclusion of a treaty between Taiwan and United States and creation of SEATO and Baghdad Pact। तो ये जो कन्वेंशन हुआ था, बगदाद कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसके पीछे का जो उद्देश्य था, प्रेरक बिंदु थे वो थे ताइवान और यूएसए के बीच के जो ट्रीटी हुई थी, साथ साथ सीटो और बगदाद जो पैक्ट हुआ था, इस वजह से ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो ये भी सही है, ठीक ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ होल्डिंग दिस कॉन्फ्रेंस वाज वेलकम्ड बाय यूएसएसआर एंड चाइना। तो जो बंगडन कॉन्फ्रेंस हुआ था इसको वेलकम किया गया था, स्वागत किया गया था यूएसएसआर और चाइना के द्वारा। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बल्कि इसका क्रिटिसाइज किया गया था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट स्टेटमेंट ये सी आपका करेक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं है, ए बी आपके करेक्ट है। डी क्या है, बंगडंग इज ए सिटी ऑफ इंडोनेशिया। बंगडंग जो सिटी है वो इंडोनेशिया की सिटी है, तो ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी नंबर ऑप्शन होगा, सॉरी ए बी एंड डी होगा। ए बी डी ऑप्शन यानी सी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ठीक ना, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक ना, तो सपोर्ट नहीं किया गया था यूएसआर, यूएसए और चाइना के द्वारा जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का कॉन्फ्रेंस, बंगडंग कॉन्फ्रेंस था उसका। ठीक ना, ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया, बंगडंग इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन प्रोवाइड दैट all the members of the United Nations undertake the make available to the Security Council on its call and in accordance with the special agreements on forces assistant facilities, including the right of passage necessary for the purpose of maintaining the international peace and security। तो ये किस आर्टिकल में मेंशन है यूनाइटेड नेशंस के, कि जो कोई भी कंट्री होगी अगर यूनाइटेड नेशंस बुलाता है उसको, कोई भी कॉल करता है स्पेशल एग्रीमेंट के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए, किसी प्रकार के असिस्टेंस के लिए, तो वो कंट्रीज हमेशा तैयार रहेंगी ताकि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। तो ये आर्टिकल 43 में मेंशन है। ठीक है, तो आर्टिकल 43 जो यूनाइटेड चार्टर का है उसमें ये बात मेंशन है। ठीक ना, तो आर्टिकल सी नंबर आपका ऑप्शन सही है, आर्टिकल 43 में ये बातें कही गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन वाज क्वाइंड बाय निकोलस ओनफ इन हिज बुक वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग। तो वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग में कौन से टर्म को जो होता निकोलस ओनफ ने इंटरनेशनल रिलेशन में क्वाइन किया था। तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म जो टर्म है ये निकोलस ओनफ के द्वारा अपनी बुक वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग में क्वाइन किया गया था। याद रखिए कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक ना, तो कंस्ट्रक्टिविज्म जो वर्ड है ये अपनी बुक वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग जो 1989 में पब्लिश होती है उसमें इस टर्म को क्वाइन किया था। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी है। फर्स्ट लिस्ट में आपको ऑथर्स दिए हुए हैं, जो सेकंड लिस्ट है उसमें बुक्स दिए हैं, आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। तो बी बुजांस ये कौन बुक लिखते हैं, ये लिखते हैं प्यूपिल स्टेट एंड फियर, याद रखिएगा। आई हैंसन ये आपके लिखते हैं बुक द एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टडीज। द एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टडीज कौन लिखता है, आई हैंसन। केनेथ वाल्ट्स लिखते हैं मैन स्टेट एंड वार, फर्स्ट नंबर बुक। एलेक्जेंडर वेंट जो है वो लिखते हैं सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए नंबर आपका ऑप्शन होगा, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो ए नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। ठीक ना, तो बी बुजांस लिखते हैं बुक प्यूपिल्स स्टेट एंड फियर। हैंसन लिखते हैं बुक द एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टडीज। केन वाल लिखते हैं मैन द स्टेट एंड वार। अलेक्जेंडर वेंट जो बुक लिखते हैं वो सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डब्ल्यूटीओ के रिगार्डिंग, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है डब्ल्यूटीओ के बारे में। ठीक है, डब्ल्यूटीओ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इट एडमिनिस्ट्रेड डब्ल्यूटीओ ट्रेड एग्रीमेंट, डब्ल्यूटीओ के जो ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं उसको एडमिनिस्टर करने का कार्य करता है डब्ल्यूटीओ, करेक्ट है। ठीक है, इट एक्ट एज ए फोरम फॉर ट्रेड निगोशिएशंस, तो ट्रेड निगोशिएशंस के एक फोरम के रूप में डब्ल्यूटीओ परफॉर्म करता है, तो ये भी सही है। इट मॉनिटर द नेशनल ट्रेड पॉलिसी, किसी भी नेशंस की जो ट्रेड पॉलिसी होती है उसको भी मॉनिटर करने का काम डब्ल्यूटीओ करता है, तो ये भी करेक्ट है। ठीक ना, इट सप्लाई टेक्निकल असिस्टेंट एंड ट्रेनिंग फॉर डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज, तो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ट्रेनिंग टेक्निकल या ट्रेनिंग असिस्टेंट नहीं देता। तो यहाँ पर आपका डी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट नॉट करेक्ट पूछा था, तो नॉट करेक्ट क्या है आपका डी नंबर ऑप्शन। ठीक ना, तो डब्ल्यूटीओ जो है तो प्रोवाइड नहीं करता किसी प्रकार की टेक्निकल असिस्टेंस। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज द एग्जांपल ऑफ लैटेंट न्यूक्लियर कैपेसिटी। तो लैटेंट न्यूक्लियर कैपेसिटी क्या होता है, लैटेंट न्यूक्लियर कैपेसिटी होता है कि किसी कंट्री के पास न्यूक्लियर पावर वीपन्स बनाने की क्षमता है लेकिन वो बना नहीं रहा है। तो ये
कौन सी कंट्री है इसका एग्जाम्पल? जापान है, ठीक है। तो जापान, बाकी नॉर्थ कोरिया के पास, चाइना और इंडिया, तीनों के पास जो हो तो न्यूक्लियर जो हो तो फैसिलिटी है, न्यूक्लियर वेपन्स है। लेकिन जापान के पास कैपेसिटी तो है लेकिन वो नहीं बना रहा है, इसलिए वो किस कैटेगरी में आता है? लैटेंट न्यूक्लियर कैपेसिटी का एग्जाम्पल्स के रूप में दिखाई देता है। तो जापान यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर लेटेंसी और न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड स्टेट इज ए कंडीशन ऑफ ए कंट्री possessing the technology of quickly built nuclear weapons without having actual done so। लेकिन क्विकली बिल्ड कर सकता है लेकिन अभी तक किया नहीं, तो जापान उसका एक लीडिंग एग्जांपल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज गिवन द क्रेडिट टू कॉइन द टर्म सॉफ्ट पावर? तो सॉफ्ट पावर जो टर्म है इसको कौन कॉइन किया है? तो जोसेफ नाई किए हैं, ये याद रहना चाहिए आप सभी को। फिर जोसेफ नाई इंट्रोड्यूस करते हैं सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट लेट 90s 80s में। इसमें कहते हैं किसी भी कंट्री की जो सॉफ्ट पावर एबिलिटी होती है वो इन्फ्लुएंस करने की होती है किसी भी अदर कंट्री के बिहेवियर्स को, ठीक ना। तो सॉफ्ट पावर क्या होता है? सॉफ्ट पावर में केवल स्टेट एक्टर्स के रूप में कार्य नहीं करते बल्कि ऑल अदर जो एक्टर्स होते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जैसे एनजीओ हो गया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गया, उस देश की जो कम्युनिटी हो गई, वो सभी जो है तो सॉफ्ट पावर में अपना इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्शल प्लान 1947 वाज आल्सो फॉर्मली नोन एज। तो मार्शल प्लान को क्या कहा जाता है? यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो भी वहां पर डिवास्टेशन हुआ था, डिस्ट्रक्शन हुआ था यूरोप में, उसके रिकवरी के लिए लाया गया था मार्शल प्लान। ये जो प्लान था ये अमेरिका का इनिशिएटिव है, 1948 में दिया गया था वेस्टर्न यूरोप को सहायता के लिए, ठीक ना। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने 12 बिलियन जो डॉलर है उसकी सहायता करने की बात की थी, जो आज के 100 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर है 2018 के अनुसार देखा जाए तो, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केजे होलेस्टी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कंटेम्प्रेरी स्टेट सिस्टम? तो केजे होलिस्टी के द्वारा अकॉर्डिंग कौन सा जो तो फीचर्स कंटेम्प्रेरी स्टेट सिस्टम का फीचर्स नहीं है? पहला है द राइज इन द नंबर एंड टाइप ऑफ स्टेट। तो नंबर और टाइप ऑफ स्टेट्स के बात करते हैं, ठीक है, एक फीचर बताते हैं। नेक्स्ट है द ग्रेट पोटेंशियल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ दोज बाय हु पजेस न्यूक्लियर वेपन्स इन मॉडर्न डिलीवरी सिस्टम। तो जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, मॉडर्न डिलीवरी सिस्टम है, उनके पास ग्रेट पोटेंशियल है कि वो डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं बड़ी मात्रा में, ठीक ना। द प्रीडोमिनेंस पोजिशंस ऑफ इन्फ्लुएंस दैट हैज बीन अचीव्ड बाय द 3 एसेंशियल नॉन यूरोपियन स्टेट्स, रसिया, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो प्रीडोमिनेंट पोजीशन जो इन्फ्लुएंस कर अचीव किया गया है 3 नॉन यूरोपियन स्टेट्स के द्वारा, उसमें रसिया, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स आते हैं। तो ये भी केजे होलिस्टी के द्वारा जो है तो एक फीचर्स बताया गया है कंटेम्प्रेरी स्टेट सिस्टम का, जिनमें चाइना, रसिया और यूनाइटेड स्टेट्स का इन्फ्लुएंस देखा जाता है। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट आर कीन टू ज्वाइन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अलायंस। तो लार्ज नंबर स्टेट्स जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस ज्वाइन करने के लिए ये कंटेम्प्रेरी स्टेट सिस्टम की ये फीचर्स नहीं बताते केजे होलिस्टी, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका डी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका डी नंबर जो है ऑप्शन वो फीचर्स नहीं दिखाता, ठीक ना। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा पॉलिटिकल साइंस के जो पीवाईक्यू है इंटरनेशनल रिलेशंस के, उन पर वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइए। साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू।